तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस चैप्टर के हवाले से। इसमें जितनी भी बातें होंगी, जितने भी मेन पॉइंट्स होंगे, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और इंशाल्लाह हम इसको तकरीबन 2 से 3 लेक्चर्स में इसको ख़त्म करेंगे। तो होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं? मेंटेन द इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। अपने यानी कि ये जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो अपने अंदर के इन्वायरमेंट को कांस्टेंट रखते हैं, उसमें चेंज नहीं लाने देते, इस मेंटेनेंस को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब ये इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट हीट से भी होता है, साल्ट से भी होता है, वाटर से भी होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो ज़्यादा हो रही हो या बहुत कम हो, अगर कम है तो इसको ज़्यादा करता है, अगर ज़्यादा है तो इसको कम करता है, यानी कांस्टेंट रखता है, एक लेवल पर रखता है, एक इक्विलिब्रियम पर रखता है। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ठीक है। इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है, आपका जो इंटरनल इन्वायरमेंट है, लेट्स सपोज हमारे इर्द गिर्द मुख्तलिफ़ किस्म के मौसम आते हैं, गर्मी, सर्दी। ठीक है। तो ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक इंसान -2 -3 सेंटीग्रेड एक बर्फीली इलाके में रह रहा है, तो क्या उसके अंदर के आर्गन, उसके खून, उसका दिल, उसके गुर्दे, उसका मैदा, उसका स्प्लीन, हर चीज़, क्या वो भी -2 पर होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कांस्टेंट इन्वायरमेंट होता है, वो होता है तकरीबन, हम कह सकते हैं कि 37 सेंटीग्रेड होता है। ठीक है। तो इस एबिलिटी को हम कहते हैं होमोस्टेसिस। आप और उसके बाद एनिमल या ह्यूमन, एनिमल कह दो, इसके पास 2 इन्वायरमेंट होते हैं। एक इन्वायरमेंट वो जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट वो होता है जिसमें वो रहता है, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द लिविंग। और एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट जिसमें उसके टिश्यू रहते हैं, उसके आर्गन रहते हैं, उसमें ब्लड सर्कुलेट करता है। उस इन्वायरमेंट को हम कहते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। हमें होम्योस्टेसिस के लिए ज़रूरी है कि ये चीज़ें हो। स्टिमुलस, इस इंशाल्लाह इसको हम नर्वस कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ेंगे। इसमें स्टिमुलस, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर, इफेक्टर, ये चीज़ें होनी चाहिए। तो स्टिमुलस क्या होता है? एनी इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज, कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल चेंज को हम कहते हैं स्टिमुलस। यानी कि उसके बाद रिसेप्टर होता है जो स्टिमुलस को रिसीव करता है और न्यूरॉन के ज़रिए, सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए, हाइपोथैलेमस यहाँ पर कंट्रोल सेंटर होता है और इसको डिटेक्ट कर लेता है, इसको रीड करता है इस मैसेज को, और फिर इसको रिस्पांस के लिए इफेक्टर तक भेजता है। इंशाल्लाह इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, ये तो सिर्फ रिवीजन है। आपको पता है कि जो आपका जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो मुसलसल चेंज हो रहा होता है, लेकिन बट ये जो इंटरनल इन्वायरमेंट है दे रिमेन कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है। ये इंडिपेंडेंट होता है ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पर इंडिपेंडेंट होता है। चाहे वो चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, जो कुछ भी हो, आपका बॉडी, इंटरनल बॉडी, वो उस पर डिपेंड नहीं करता। इस एबिलिटी को हम कहते हैं, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ठीक है। लेट सपोज एक एग्जांपल है, अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो टेम्परेचर का बढ़ना, दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस। अब थर्मो रिसेप्टर होते हैं आपके स्किन में, ठीक है, एक रिसेप्टर होते हैं। इंशाल्लाह इसको, ये जो रिसेप्टर है हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। जो आपका जो चैप्टर है नर्वस कोऑर्डिनेशन का, थर्मो रिसेप्टर होते हैं स्किन पर, ये रिसेप्टर होते हैं। ठीक है। अब ये स्टिमुलस हो गया, ये रिसेप्टर हो गया, और इसको रिसीव करते हैं और सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए इसको हाइपोथैलेमस को मैसेज भेज देते हैं। हाइपोथैलेमस यहाँ पर कंट्रोल सेंटर है, लाइक दैट। ठीक है। और ये मैसेज भेजता है मसल को, स्वीट ग्लैंड के लिए, स्वीट ग्लैंड को, ताकि वो स्वीट सीक्रेट करे और इसे आपके बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाता है। ठीक है। ये आपके पास इंट्रोडक्शन थी। अब हम आते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। नेगेटिव फीड मैकेनिज़्म एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें चेंज को रिवर्स किया जाता है। लेट सपोज आपके बॉडी में वाटर की कमी है, तो ब्लड क्या है, ब्लड में वाटर का कम है, तो ये एक स्टिमुलस है और इसको सेंसर डिटेक्ट करते हैं और हाइपोथैलेमस को मैसेज भेजते हैं। अच्छा, हाइपोथैलेमस मैसेज करता है, एडीएच को सीक्रेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है। पिट्यूटरी जो ग्लैंड होता है उससे एडीएच सीक्रेट होते हैं और ये एडीएच क्या करते हैं, रेगुलेट करता है। ठीक है। वाटर को ये रेगुलेट करता है, यानी कि डीसीटी और पीसीटी कलेक्टिंग डक्ट, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट जो होती है नेफ्रॉन में, उसकी परमेबिलिटी को इंक्रीज करता है और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि वाटर को ये क्या करता है, वाटर को ये
कैच कर लेता है। तो दिस कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। वाटर की कमी थी, वाटर ज़्यादा हो गया, चेंज रिवर्स हो गया। अच्छा, उसके बाद ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, बेबी का जो हेड सर्विकल कैनाल, यूटेरस के नीचे जो विजाइना के ऊपर होता है सर्विकल कैनाल, उसमें बेबी का जो बच्चा होता है, जो पैदा होने से पहले वो, यानी कि जब पैदा हो रहा होता है तो उस दौरान वो क्या करता है, मुसलसल उसको हीट करता है उस सर्विकल कैनाल को। तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये सर्विकल कैनाल में रिसेप्टर होते हैं, और ये हाइपोथैलेमस जब इस रिसेप्टर को रिसीव करता है तो ऑक्सीटोसिन खारिज करता है। तो ये ऑक्सीटोसिन ये यूटेरन मसल को क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है बार बार। तो जब ये कंट्रैक्ट होगा फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा, सीक्रेट होगा सॉरी, उसके बाद यूटेरस फिर कंट्रैक्ट होगा, कंट्रैक्शन से फिर ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होगा, फिर कंट्रैक्ट होगा, तो इस वजह से बच्चा की बर्थ हो जाती है। तो इज इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और ये जो चेंज होता है उसको इंक्रीज़ करता है। अब ये जो हीट था सर्विकल कैनाल का, ये क्या था, एक चेंज था, उसने फिर से क्या कर दिया, तेज़ कर दिया। उसके बाद हम आते हैं ऑस्मो रेगुलेशंस। अब हेमोस्टेसिस के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन एक टाइप है। हेमोस्टेसिस के अंदर अगर हम हीट के मेंटेनेंस को पढ़े तो उसे हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। लेकिन ऑस्मो रेगुलेशन होमोस्टेसिस के अंदर एक और टाइप है। ये टाइप ऑफ होमोस्टेसिस मेंटेन द H2O एंड साल्ट और वाटर की मेंटेनेंस को हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। सेल के अंदर या सेल के दरमियान जो फ्लूइड होता है उनमें H2O और साल्ट को मेंटेन करना। क्या मतलब है, अगर पानी बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करना, या पानी बहुत कम है तो उसको ज़्यादा करना, या साल्ट बहुत ज़्यादा है उसको थोड़ा कम करना, या बहुत कम है तो उसको थोड़ा ज़्यादा करना। दिस मेंटेनेंस इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशंस। तो ये क्रिटिकल फॉर एनिमल हेल्थ, ठीक है। ये जो वाटर और साल्ट बैलेंस होता है ये क्रिटिकल होता है। हाँ, जो वाटर होता है, हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी हुई है, और वाटर एक बायोकेमिकल रिएक्शन यहाँ पर होता है इसके। अब यहाँ पर जब वाटर के इतने सारे फ़ायदे हैं तो इसका बैलेंस भी ज़रूरी है ताकि ये बैलेंस भी हो। तो जब ये बैलेंस हो तो साल्यूट बैलेंस फॉर बैलेंसिंग ऑफ वाटर, तो आप अब साल्यूट का भी बैलेंस ज़रूरी है ताकि क्या हो, वाटर बैलेंस हो। तो यहाँ पर हम नीचे पढ़ेंगे कि जब साल्ट ज़्यादा होता है और जहाँ पर साल्ट कम होता है, ठीक है, तो वाटर क्या करता है, लो साल्ट से हाई साल्ट की तरफ जाता है वाटर। तो अगर साल्ट क्या हुआ, अगर आपके अंदर साल्ट यानी कि बैलेंस नहीं हुआ तो वाटर भी बैलेंस नहीं होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि साल्यूट बैलेंस होना चाहिए वाटर के बैलेंस के लिए। अब यहाँ पर साल्ट ज़्यादा है, यहाँ पर साल्ट कम है, तो यहाँ पर अनबैलेंस है, तो वाटर भी यहाँ से यहाँ जाएगा और ये भी अनबैलेंस हो जाएगा। अब हम आते हैं ऑस्मो रेगुलेटर्स। ये जानवर की तरफ इशारा है। ऐसे एनिमल जो स्ट्रगल करते हैं, एनर्जी स्पेंड करते हैं H2O और साल्ट के लिए, H2O और साल्ट को बैलेंस करने के लिए, ऐसे एनिमल जो स्ट्रगल करते हैं इसको बैलेंस करने के लिए H2O साल्ट को, इसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। इसमें कौन कौन आते हैं, जितने भी लैंड पर एनिमल है, ज़्यादातर फ्रेश वाटर है और कुछ मेरीन वाटर जो है ये करते हैं। फ्रेश वाटर को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे। फ्रेश वाटर क्या होता है, जो एनिमल रहते हैं फिशेज़, उसके अंदर साल्ट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू बाहर, क्योंकि बाहर फ्रेश वाटर होता है, आपने दरिया में देखा होगा साल्ट इंतहाई कम होता है, जबकि इनके अंदर साल्ट ज़्यादा होता है। लेट सपोज़ ये आपके पास एक तालाब है, ये आपके पास क्या है, एक मछली है लेट सपोज़। तो अगर इसके अंदर साल्ट ज़्यादा है और बाहर, तो यहाँ पर पानी मुसलसल इसके अंदर आएगा। यहाँ पर मैंने पढ़ा था, ये आपके पास एक रूल समझ लो कि जहाँ पर साल्ट ज़्यादा होता है, जहाँ पर साल्ट कम होता है, वहाँ पर जहाँ पर साल्ट ज़्यादा होता है तो वाटर लो से हाई जाता है। ये बिल्कुल एयर के ये अपोजिट है। हवा जो होती है ये हाई से लो जाती है, ठीक है, तो ये लो से हाई जाता है, ठीक है। तो सो वाटर इंटर टू बॉडी, तो इसके बॉडी में वाटर मुसलसल इंटर करता रहता है। तो पहली बात, ह्यूज अमाउंट ऑफ H2O इंटर, इसके बॉडी में बहुत सारा पानी आ जाता है। दूसरी बात यह है कि अब इसके अंदर साल्ट ज़्यादा है, बाहर साल्ट कम है, तो साल्ट का एक अलग फार्मूला है। साल्ट जहाँ पर ज़्यादा हो वहाँ से साल्ट जाता है, ठीक है, वहाँ से साल्ट यानी कि इमर्ज होता है, निकलता है। तो इसके अंदर क्या है, साल्ट ज़्यादा है, तो इनसे बाहर बहुत सारा साल्ट बाहर बह जाएगा दरिया में। तो इसके लिए ये क्या करता है, ज़रा सुनो। तो इसके लिए ये एनर्जी स्पेंड करता है, इसको बैलेंस करने के लिए ये एनर्जी स्पेंड करता है। तो पहला प्रॉब्लम क्या था, पहला प्रॉब्लम था वो ह्यूज वाटर इसमें निकल रहा था, ठीक है,
और इसको मेंटेन करने के लिए ये डाइल्यूट यूरिन करता है बार बार, ऐसा यूरिन जिसमें H2O पानी ज़्यादा होता है, ठीक है। हम जब ज़्यादा पानी पीते हैं तो हमारा पेशाब सफ़ेद किस्म का होता है, वो सफ़ेद किस्म का पेशाब वो डाइल्यूटेड यूरिन हम उसे कहते हैं। तो ये जब इसके अंदर बहुत सारा पानी आता है, ये देखो ये वो फ़िश है, लेट सपोज़ ये फ़िश है, ये क्या है आपके पास, ये वो फ़िश है, ठीक है। अब ये जो आपके पास फ़िश है, ठीक है, इस तरह ये जो आपके पास फ़िश है इसके अंदर साल्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाहर के साल्ट, और यहाँ पर जब साल्ट कम है तो मैंने कहा कि साल्ट कम से ज़्यादा की तरफ जाता है, सॉरी H2O वाटर कम साल्ट से ज़्यादा साल्ट की तरफ जाता है। तो ये जब इसके बॉडी में बहुत ज़्यादा H2O होगा तो ये मुसलसल यूरिन करेगा, यूरिन, बात को समझते हो, ये यूरिन करेगा। और इसके बॉडी में साल्ट ज़्यादा है, बाहर कम है, तो इनसे मुसलसल साल्ट बाहर निकलेगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ये क्या करता है, इसके पास 3 तरीके हैं। ये ऐसी खुराक आता है, साल्ट द फूड दे ईट रिटेन, यानी कि जो ये खुराक आता है उस साल्ट में क्या होता है, सॉरी उस खुराक में वो साल्ट होता है और उसको ये रिटेन करता है। उसके बाद उसकी किडनी जो होती है उस साल्ट को ऑब्जर्व करती है और इसमें आइनोसाइट, ये एमसीक्यूज आ सकता है, आइनोसाइट सेल होते हैं और उनके गिल्स पर आइनोसाइट सेल होते हैं जो साल्ट को कैच करते हैं। उसके बाद हम आते हैं बोनी फिश। बोनी फिश का एग्जाम्पल किसके साथ है, ये भी आपके पास आस्मो रेगुलेटर के साथ है। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक फ़िश है, लेट सपोज़ इस तरह एक फ़िश है, लेट सपोज़ मैं इसको इस तरह बना लेता हूँ, ये फ़िश है, ठीक है। अब ये फ़िश है, ये आपके पास क्या है, बोनी फ़िश है। अब इसके अंदर साल्ट कम है, ठीक है, और बाहर का जो साल्ट वो ज़्यादा है, ये समंदर में है, समंदर का पानी कितना नमकीन होता है, ठीक है। तो ये साल्ट अंदर कम है, बाहर साल्ट ज़्यादा है, तो क्या होगा, मैंने कहा कि वाटर लो साल्ट से हाई साल्ट की तरफ जाता है, ये H2O, तो इनसे मुसलसल H2O निकलेगा। तो इसके लिए ये क्या करता है, मुसलसल पानी पीता रहता है, मुसलसल पानी पीता रहता है, ठीक है। अच्छा, मुसलसल पानी पीता रहता है, ये ड्रिंक मोर वाटर, लॉट ऑफ वाटर फॉर बैलेंसिंग। अच्छा, अब आपको पता है, आपने ऊपर पढ़ा है, अब आप समझ गए हो। मैंने कहा कि साल्ट हाई से लो आता है, लाइक एयर प्रेशर की तरह, तो इसके बॉडी के अंदर साल्ट आता है, ठीक है, यानी कि अपोजिट। अगर वाटर यहाँ से यहाँ आ रहा है, अगर ये वाटर की डायरेक्शन है लेट सपोज, तो जो साल्ट की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट होगी। और वाटर क्यों ऐसे जाता है, क्योंकि यहाँ पर साल्ट कम होता है, वहाँ पर साल्ट ज़्यादा होता है, इस वजह से साल्ट ज़्यादा की तरफ वाटर जाता है। और साल्ट इस तरफ क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर साल्ट कम होता है, यहाँ पर साल्ट ज़्यादा होता है, ठीक है, यहाँ पर साल्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, ये उल्टा हो गया, यहाँ पर साल्ट ज़्यादा है, यहाँ पर साल्ट कम है, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। अब ये हमेशा अपोजिट, साल्ट जो होता है वो हाई साल्ट से लो साल्ट की तरफ आता है, जबकि वाटर लो साल्ट से हाई साल्ट की तरफ आता है। ये बिल्कुल 180 एंगल पर है, ठीक है। अच्छा, अब ये अगर ये पानी इनसे निकल रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये क्या करेंगे, हर वक्त पानी पीते रहेंगे, ठीक है। और ये क्या करेंगे, अब ये साल्ट के लिए क्या करेंगे, ये मोनोवेलेंट आयन साल्ट, जैसे कि पोटाशियम, सोडियम, मोनोवेलेंट जिसमें एक यानी कि जिस पर +1 चार्ज होता है, तो उसको गिल के ज़रिए रिमूव करेंगे, गिल के ज़रिए। जबकि डाईवेलेंट जिस पर +2 चार्ज होते हैं वो थोड़े हायर होते हैं और ये उसको किडनी से रिमूव करते हैं, ठीक है। तो मतलब अब मैंने जो फ्रेश एनिमल पढ़ा और अभी मैंने जो मेरीन एनिमल पढ़ा, इन दोनों ने, बात को ज़रा समझो, इन दोनों ने वाटर और साल्ट के बैलेंस के लिए कोशिश की और अभी तक कोशिश कर रहे हैं। अभी जो दरिया के अंदर मछली है वो मुसलसल डाइल्यूट यूरिन कर रही है, ज़्यादा पानी निकाल रही है और वो मुसलसल साल्ट को रिटेन कर रही है। और अभी जो समंदर में जो बोनी फ़िश है, यानी कि कोई भी फ़िश है, यहाँ पर बोनी फ़िश, ये मुसलसल पानी पीते हैं और साल्ट को बाहर निकालते हैं। अच्छा, उसके बाद एक कंसेप्चुअल पॉइंट है जो बहुत सारे स्टूडेंट के लिए एक मसला बन चुका है। अब बाज़ लोग कहते हैं कि ये ऐसा क्यों है कि मछली जो होता है, यानी कि बाज़ लोगों के मुताबिक वो कहते हैं कि मछली जो होती है पानी किस तरह पीती है। मछली क्या करती है, H2O को ब्रेक करती है, अब वो हाइड्रोजन गैस को निकालती है और ऑक्सीजन गैस को अंदर लेती है। तो
तो ये सरासर झूठ है, ठीक है, ये सरासर झूठ है। क्यों? अब H2O H और ऑक्सीजन के बांड को तोड़ने के लिए हीट की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो फ़िश के अंदर ऐसा निज़ाम अल्लाह ताला ने नहीं रखा है। तो क्या होता है? तो अगर कोई आपसे पूछे कि ऐसा फिर क्या होता है, तो आप उसे बता देना कि ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिज़ोल्व इन वाटर, जितना भी हवा के अंदर ऑक्सीजन होता है वो एयर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। यानी कि जो हम पानी पीते हैं, ठीक है, जो हम लोग पानी पीते हैं उनमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अब देखो ना, फ़िश के जो गिल्स होते हैं ये पानी पीते हैं। क्यों पानी पीते हैं? क्योंकि ये कुछ पानी तो पी लेते हैं, लेकिन यहाँ पर या इस पानी के अंदर क्या है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन है। तो ये अपने गिल्स के ज़रिए उस पानी को जो पीते हैं तो प्रेशर के साथ पीते हैं, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन उनके गिल्स से होकर ब्लड वेसल में चला जाता है और वो ऑक्सीजन हासिल कर लेते हैं। अब ह्यूमन ऐसा क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे अंदर हमारा जो एल्वेलाई है वो सिर्फ गैस के लिए है, लिक्विड के लिए नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं जो लैंड एनिमल है उनसे मुसलसल ऑपरेशन होती है, यानी वो डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं। इसमें आर्थ्रोपोड्स आते हैं, इसके वो क्या करते हैं, काइटिनियस स्केलेटन होता है, बर्ड्स, मैमल, रेप्टाइल्स, ठीक है, उसमें केराटिनाइज स्किन होता है और इसकी वजह से थोड़ी ऑपरेशंस इनमें कम होती है। डेजर्ट एनिमल ये एनहाइड्रोबियोस करते हैं, यानी कि बहुत दिनों तक ये पानी को नहीं पीते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसे सीड खाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो कार्बोहाइड्रेट की तोड़ से क्या निकलता है, H2O निकलता है, ठीक है। तो ये उस H2O पर ज़िंदा रहते हैं और ये नॉक्टर्नल होते हैं, रात को निकलते हैं, तो इस वजह से सन को ज़्यादा एक्सपोज नहीं होते। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, ये आपके पास कुछ बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी काज करता है, ये राट शेप है। सल्मोनेला टाइफी ये टाइफाइड फीवर काज करता है, ये राट शेप का है। ये टेटनस जो है ये क्लोस्ट्रीडियम टेटनस काज करता है। निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, गोनोरिया, नाइजीरिया गोनोरिया, सिफिलिस, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, ये सारी की सारी बीमारियां हैं जो कौन सी बैक्टीरिया काज करता है। तो ये बीमारियां हैं, ये उनके बैक्टीरिया के नाम है, ठीक है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से MCQs में यहाँ पर इसे आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद ये है कि हम जानते हैं कि जितने भी फूड के मेटाबॉलिज्म है या केमिकल सब्सटेंस है, इससे यानी कि ये ज़रूरी है कि इससे टॉक्सिक पैदा होगा। अब देखो ना, आपके लिपिड से, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो टॉक्सिक होता है। तो इनमें जो नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है वो काफ़ी डेंजरस होता है, ठीक है। ये भी डेंजरस है, लेकिन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ये प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से ज़्यादा आता है। तो इसके अब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आता है एमोनिया, यहाँ पर एमोनिया आता है। एमोनिया ये हाई अल्कलाइन होता है, ये हाईली सोलेबल होता है, ये ब्लड टिश्यू के जो वाटर होते हैं इनमें जल्दी ये सोलेबल होता है और ये काफ़ी नुकसानदेह होता है, ये काफ़ी जहरीला होता है। 1 ग्राम को निकालने के लिए 500 ml वाटर की ज़रूरत होती है। तो इसका मतलब ये ह्यूमन नहीं निकालता, ये फिशेज़, प्रोटोजोआ, सोलेंट्रेटा ये निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा पानी पीते हैं। तो जो जानवर बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं ये एमोनिया को निकालते हैं, ठीक है। 1 ग्राम के लिए 500 ml वाटर, और इस जानवर को हम कहते हैं, इस किस्म के जानवर को हम कहते हैं एमोनोटेलिक। उसके बाद होती है यूरिया, ये थोड़ी लेस टॉक्सिक होती है, ये 10,000 लेस टॉक्सिक होती है अमोनिया से, और इसके 1 ग्राम को निकालने के लिए 50 ml वाटर चाहिए, तो ये ह्यूमन निकालता है, ठीक है। और उसके बाद होता है आपके पास यूरिक एसिड, ये काफ़ी कम नुकसानदेह होता है और 1 ग्राम के लिए 1 ml वाटर चाहिए। तो लिजर्ड्स हो गया, बर्ड्स हो गया, ये यूरिक एसिड निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन किडनी है, इंशाल्लाह उसको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे अगले लेक्चर में।